हमारे समाज में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें करने से पहले इंसान ना उनकी गहराई के बारे में सोचता है और ना ही ये सोचता है कि इन गलतियों से उनकी जिंदगियों पर क्या असर पड़ सकता है। हम इंसान बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं। न सिर्फ दोहराते हैं बल्कि अपने भगवान को भी नाराज कर बैठते हैं और उसके साथ साथ अपने घरों के सुकून को भी बर्बाद कर देते हैं। कुछ रिश्तों में सावधानियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और अगर माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश देते हुए कुछ बातें समझा दें तो कभी कोई घराना बर्बाद ना हो। लेकिन हमारे समाज की वही दोहरी सोच कि लड़की खानदान का नाम डुबाती है, लड़की इज्जत पर दाग लगाएगी, लेकिन लड़कों पर कोई ध्यान नहीं देता, ये सोचकर कि ये मर्द है, कुछ भी कर सकता है, अगर गलत कदम भी उठा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी दोहरी सोच ने हमारे समाज के कुछ मर्दों को काफ़ी हद तक गिरा हुआ और घटिया इंसान बना दिया है। मैं भी ऐसे ही लापरवाह समाज का एक हिस्सा थी। माँ बाप ने बहुत कम उम्र में मेरी शादी कर दी थी। वो बस जल्द से जल्द मेरे फ़र्ज से आज़ाद होना चाहते थे। हालांकि जब शादी हुई उस समय मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैंने अपनी माँ से रो रो कर विनती की थी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक ना सुनी। उनका कहना था लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा है। इससे पहले लड़कियां माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाएं, उन्हें अपने घर का हो जाना चाहिए तो हम भी सुकून का सांस लेंगे। खैर मेरे माँ बाप ने मेरी एक न सुनी और 18 साल की उम्र में ही मेरी शादी कर दी। पति कनाडा में जॉब करता था। हालांकि शादी से पहले मेरे पति साहिल ने कहा था कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ उनके झूठे वादे थे। मेरी शादी हुई। शादी के नए नए दिनों में उसने मेरे ऊपर अपनी चाहतें खूब लुटाई थीं। मेरी शादी की वो पहली रात जो मुझे आज भी याद है, जब मैं डरी सहमी साहिल के कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। हमारी अरेंज मैरिज थी और शादी से पहले भी मेरी साहिल से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। कभी कभी वो मेरी माँ के फ़ोन पर फ़ोन किया करता था और मेरी माँ ही साहिल से मेरी बात करवा देती थी। मेरा अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नहीं था जिस पर साहिल मुझसे बात करता। खैर उस रात मैं दुल्हन बनी साहिल के कमरे में बैठी थी। साहिल आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। खूबसूरती में मैं किसी से कम नहीं थी। साहिल मुझे देखते ही मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था। उसने मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाई और कहने लगा, कैसे जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर, मेरा तो तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगेगा। ऐसा करता हूँ अभी से तुम्हारे पेपर बनवाना शुरू कर देता हूँ और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। भाई इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर कौन जाता है। साहिल के इस बात पर मैं भी खुश हो गई थी। शादी की पहली रात साहिल ने मुझसे वादा किया था, लेकिन वो अपना वादा जल्द ही भूल गया था। 1 महीने तक वो मेरे साथ रहा और फिर 1 महीने बाद ही ये कहकर कनाडा चला गया कि अभी तुम्हारे पेपर बनने में टाइम लगेगा, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। खैर मैं अपना दिल महसूस कर रह गई थी। साहिल की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। दिन रात मैं उसको याद करके रोती रहती थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा एक जेठ रहता था। उसने कुछ महीने पहले ही अपनी पत्नी को तलाक दे दी थी और अब अकेला माँ बाप के साथ रहता था। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन साहिल ने मुझे बताया था कि भाभी को भैया पर शक रहता था। भाभी भैया पर अजीब अजीब तरह के इल्ज़ाम लगाती रहती थीं और फिर जब घर में तनाव ज़्यादा ही बढ़ने लगा तो भैया ने भाभी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। मुझे इन बातों से पहले ज़्यादा मतलब नहीं था। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ साहिल की संगत अच्छी लगती थी। ऐसा लगता कि बस वो मुझे अपनी बाहों के घेरे में लेकर बैठा रहे, मुझसे प्यार भरी बातें करता रहे और ये वक्त यूं ही थम जाए। मैं भले ही पहले शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब साहिल की संगत और साहिल की मोहब्बत पाकर मैं सब कुछ भूल गई थी और साहिल की मोहब्बत में मुझे दुनियादारी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। मैंने साहिल से नहीं पूछा था कि आखिर भाभी भैया पर ऐसे कौन से इल्ज़ाम लगाती थीं जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे और बात तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन खैर जब साहिल ने मुझे अपने भाई के बारे में बताया तो मुझे अफसोस तो हुआ था, क्योंकि शादी के बाद मैंने अपने जेठ में कोई भी गलत बात नोटिस नहीं की थी। मेरा जेठ सबसे अलग थलग अपने कमरे में पड़ा रहता था। मुझे भी विश्वास था कि आमिर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन मैं तब नहीं समझती थी कि आजकल हर इंसान ने चेहरे पर झूठा नकाब डाल रखा है। रमज़ान का महीना करीब आया तो सास ने पहले ही साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं और तुम्हारे ससुर बीमार रहते हैं, हम दोनों रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन मेरा जेठ आमिर सारे रोजे रखता था। मेरी सास ने आमिर से कह दिया कि दूध दही लाकर अपनी भाभी को सहरी में दे दिया करना।
हमारे मोहल्ले में नुक्कड़ पर ही एक कन्फेक्शनरी की दुकान थी और सहरी के समय वो दुकान खुला करती थी। सहरी का जितना भी सामान होता उसी समय आता था और सहरी बनाकर सहरी तैयार होती थी। मेरी सास ने भी आमिर से कह दिया कि अपनी भाभी को सारा सामान लाकर दे दिया करना, वो सहरी बना देगी और तुम भी सहरी कर लिया करना। मुझे भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं कोई कामचोर टाइप की लड़की नहीं थी। हमारा घराना बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे काम करने में कभी भी आलस नहीं आता था। और फिर मेरी ससुराल में तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, इसलिए मुझे कभी भी काम का बोझ नहीं लगा था। लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सहरी के नाम पर आमिर मेरे साथ क्या करेगा। आमिर ज़्यादातर अपने कमरे में रहता था, लेकिन मुझे क्या पता था वो मेरे सर पर ही सवार हो जाएगा। मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ था और मैं अपने ससुराल वालों से अभी ज़्यादा घुली मिली नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मुझे विदा करते हुए कह दिया था कि अब वही तुम्हारा घर है और उस घर के हर मेंबर की जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे किसी ने नहीं समझाया था कि ससुराल में जेठ या देवर एक ऐसा रिश्ता है जिससे सावधानी और दूरी बनाकर रखना जरूरी होता है। रमजान की पहली रात मैं अपने कमरे में सुकून से सो रही थी कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। मैं नींद में थी, एकदम से जाग गई। उठकर देखा तो आमिर कमरे में खड़ा मुझे ही देख रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और शर्मिंदा होने लगी। मैं नींद में इतनी मगन थी कि अपने जेठ के आने की खबर ही नहीं हुई थी। हालांकि कसूर मेरा नहीं था, बल्कि मेरे जेठ का था। उसका ये तरीका गलत था। उसने ना दरवाज़ा बजाया और ना आवाज़ दी। बिना आवाज़ किए ही वो मेरे कमरे में आ गया था और मेरा कंधा पकड़कर मुझे जगाया भी था। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर मैं खामोश रही। अपनी इस बेहोशी वाली नींद पर शर्मिंदा भी होती रही। मेरे जागने पर मेरा जेठ कमरे से चला गया। मैं भी जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोकर किचन में जाकर खड़ी हो गई। मैंने जब तक सहरी बनाई, आमिर वहीं किचन में ही कुर्सी पर बैठ गया और खामोशी से मुझे देखता रहा। हम दोनों ने मिलकर सहरी की और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। पिछली सहरी आराम से हो गई थी। मेरे सास ससुर तो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इसलिए मैंने ही नमाज पढ़ी और दोबारा से सो गई। दिन के समय मेरी सास ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया और अपना काम खुद करती रही। अगली सुबह भी आमिर ने मुझे वैसे ही जगाया था। बिना आवाज़ किए वो कमरे में आ गया और मुझे कंधे से पकड़कर जगाने लगा। मुझे अपने जेठ का यूँ छूना अजीब लगता था। जब वो मेरे कंधे पर हाथ रखता तो मुझे अजीब सा एक एहसास होता था। वो मेरे कंधे को हल्के से सहलाते हुए मुझे उठाने की कोशिश करता था और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन कुछ दिनों मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करती रही, मगर दिन ब दिन मेरे जेठ के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आने लगा था। अब दिन के समय भी आमिर मुझे काम करते हुए देखता रहता था। मैं देखती तो वो नज़रें हटाकर अपने माँ बाप से बातें करने लग जाता। जब से मैं आमिर को सहरी करवाने लगी थी, सारा दिन वो मेरी तारीफ़ें करता रहता और अपने माँ बाप से कहता, नायमा बहुत अच्छी है। मेरी तो किस्मत ही ख़राब थी जो मुझे सही पत्नी न मिल सकी। वो खुद पूरा दिन मोहल्ले में घूमती रहती थी और मेरे ही किरदार पर कीचड़ उछालती रहती थी। मेरा जेठ मुझे देख देख कर ठंडी आहें भरता था। मुझे लगता था शायद वो अपनी इस रूखी फीकी ज़िंदगी से दुखी था। अब मुझे आमिर की नज़रें अपने शरीर के आर पार होती महसूस होती थीं, मगर मैं हर बार खुद को समझा लेती कि शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी, वरना बुरी नीयत के लोग सबके बीच बैठकर तारीफ नहीं करते। मेरा जेठ जो सोचता था माँ बाप के सामने वही बोलता था और मेरा जेठ की हर वक्त तारीफ़ें सुनकर मेरे सास ससुर भी मुझे पहले से ज़्यादा इज्जत और प्यार देने लगे थे। मैं अपने इस ध्यान पर खिल उठी थी। मैं इतनी नादान थी कि कभी अपने जेठ के मीठे शब्दों में छिपे मकसद को समझ ही नहीं पाई थी। मैं पहली बार तब चौंकी जब एक रात मेरी आँख खुली तो आमिर कमरे में मौजूद था, मगर मुझे जगाने की बजाय वो मुझे खामोशी से देख रहा था। मुझे झटका लगा था। मेरे जागने पर वो जल्दी से बोला कि मैं तुम्हें जगाने ही आया था, जल्दी आ जाओ, वक्त बहुत कम रह गया है। मैंने घड़ी में समय देखा तो बाकी सहरी में सिर्फ आधा घंटा बचा था। मैं जल्दी जल्दी किचन में पहुंची और दिमाग से अपने जेठ की सारी हरकतें निकाल कर सहरी बनाने लगी। सहरी करने के बाद मैं सो गई थी। मैं बेवकूफ़ थी कि कभी ये भी नहीं सोचा था कि कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया करूं। मेरा पर्सनल कमरा था, मगर मैंने कभी भी कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि मेरे सास ससुर बीमार रहते हैं और घर में मेरे अलावा उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। अगर रात के समय मेरी सास को ज़रूरत पड़ती तो मेरा कमरा बंद होता तो उन्हें परेशानी हो सकती थी। यही सोचकर मैं कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। हालांकि मेरे सास ससुर तो मेरे कमरे में कभी आए ही नहीं थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मुझे आमिर का दनाते हुए अपने कमरे में आ जाना, मुझे हाथ लगाना बुरा लगने लगा था। रमजान से पहले मेरे जेठ की कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मुझे हाथ लगाता,
लेकिन सहरी के नाम पर उठाने के लिए वो मुझे छूने लगा था। मैं भी ये सोचकर सब्र कर लेती कि शायद सहरी के लिए जगाना उसकी मजबूरी होगी, लेकिन उसका तरीका गलत था। मैंने एक दिन बहाने से अपने पति साहिल को बताया। मुझे लगा शायद वो अपने भाई की हरकत पर कुछ गुस्सा दिखाएगा और खुद ही अपने भाई को समझा देगा, मगर वो तो उल्टा मुझसे बोला, अच्छी बात तो है कि तुम्हें अकेले तंग नहीं होना पड़ता। मेरा भाई सहरी के लिए सामान भी लाकर दे देता है, तुम्हें जगह भी देता है, वरना तुम अकेली सब कैसे करती। साहिल की बात पर मैं खामोश हो गई थी। शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी। मेरे जेठ में ऐसी कोई गलत हरकत नहीं होगी। वो अपनेपन से मुझे हाथ लगाकर उठा देता होगा। मैं बेकार में शक करती रहती हूँ, लेकिन मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरे जेठ की नज़रें हर वक्त मेरे ऊपर ही उठी रहती हैं। अब मैं ये कोशिश करती थी कि अपने जेठ के आने से पहले ही जाग जाया करूँ, और मैं समय से पहले ही उठने भी लगी थी। लेकिन मुझे हैरत हुई, मैं जितनी भी जल्दी उठती लेकिन आमिर कमरे में ही मौजूद होता था। वो पता नहीं रात के किस समय मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था। जब मैं उठ जाती तो कहता कि मैं तो तुम्हें जगाने ही वाला था। मैंने एक बार कह दिया, लेकिन अभी तो सहरी में बहुत टाइम है, आप मुझे इतने पहले क्यों जगाने आए थे? तो वो कह देता कि फिर तुम्हारी नींद ही नहीं छूटती और फिर सहरी अच्छे से नहीं हो पाती। अब मुझे दिन ब दिन आमिर को सहरी खिलाना बोझ लगने लगा था। पूरे घर के लिए सहरी बनाना और खिलाना आसान काम था, लेकिन एक अकेले जेठ को किचन में बिठाकर सहरी कराना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब तक सहरी ना हो जाती वो किचन में ही कुर्सी पर बैठा रहता। खाना खाते हुए भी वो मेरी तरफ ही देखता रहता था। बहाने बहाने से मेरे आसपास घूमता रहता। बहाने बहाने से मुझे हाथ भी लगा देता। मैं जवान लड़की थी, मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी, मगर मैं अपने जेठ को टोकने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे ही गलत फहमी हो रही हो और मेरी जेठ की नीयत में कोई खोट ना हो। एक दिन कमरे से निकली तो जेठ को किचन में खड़ा देखा। मुझे हैरत हुई कि रोजे से मेरे जेठ को किचन में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी। मैंने किचन में जाकर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मैं बिना आवाज़ किए वापस अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं सर पकड़कर बैठ गई। जो कुछ मैं देख चुकी थी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास और ससुर जो मेरा इतना ख्याल रखते थे, यकीनन ऐसी बात सुनने पर वो मुझे ही बुरा भला कहते। घर में किसी को अपने खिलाफ मैं करना नहीं चाहती थी। मुझे अब डर लगने लगा था। साहिल को कुछ भी खबर नहीं थी कि पीछे उसके घर में उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। मैंने एक दो बार इशारा करने की कोशिश की, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हुई कि उस रात मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। सुबह के समय मेरे कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं रात को परेशानी और टेंशन की वजह से ठीक से सो भी नहीं पाई थी, इसलिए आवाज़ पर हड़बड़ाकर जागी थी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। मैं घबरा गई कि शायद टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मगर दरवाज़ा खुला तो पता चला कि सहरी का टाइम तो ख़त्म हो चुका था। आमिर गुस्से से दरवाजे के पास खड़ा था और मेरे सास ससुर भी वहीं मौजूद थे। मैं परेशान हो गई कि न जाने अब क्या होगा। मेरी सास ने मुझे देखते हुए सवाल किया कि तुम ठीक तो हो? कब से आमिर दरवाज़ा बजा रहा है और तुम जागे ही नहीं? मैं अपनी सास के सवाल पर हैरान थी, क्योंकि कमरे के दरवाजे पर इससे पहले कोई भी दस्तक नहीं हुई थी। आमिर गुस्से से बोला कि तुम्हारी वजह से मेरा आज का रोज़ा ख़राब हो गया। दरवाज़ा बंद करके सोने की क्या ज़रूरत थी? मुझे अपने जेठ की बात पर गुस्सा आया था। मैंने एक दिन पहले ही किचन में जो देखा था वो मंजर याद आ गया। मेरा दिल चाहा सबके सामने अपने जेठ की सच्चाई खोल कर रख दूं, मगर जाहिर है मेरी बात पर कोई भी विश्वास न करता, और वो बात करने के लिए मुझे हिम्मत भी चाहिए थी। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी आँख नहीं खुली, क्योंकि दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी, वरना मैं ज़रूर जाग जाती। मेरी बात पर मेरे ससुर नाराज़गी से कहने लगे, आमिर तो दरवाज़ा बजा रहा था, तुमने सुना ही नहीं? आखिर हमें ही जगाना पड़ा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। मेरी सास भी समझाने लगी, बेटा दरवाज़ा बंद करके मत सोया करो, ऐसे तो रोज़ाना आँख नहीं खुलेगी और तुम दोनों का रोज़ा रह जाएगा। आमिर भी कहने लगा, अगर दरवाज़ा खुला होता तो मैं टाइम पर तुम्हें जगा देता। मैंने अपने जेठ को हैरत से झूठ बोलते देखा था। मेरी नींद इतनी पक्की नहीं होती थी, जरा सी आहट पर ही मेरी नींद खुल जाया करती थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई थी। मगर आमिर अपनी बात मनवा चुका था। मेरे सास ससुर मुझे दरवाज़ा बंद रखने से मना कर चुके थे। मैं शादीशुदा थी, मगर इस घर में किसी को मेरी प्राइवेसी का ख्याल नहीं था। उस रोज़ मैं बहुत परेशान थी और बिना कुछ खाए पिए रोज़ा रखना पड़ा था। मैंने साहिल को फ़ोन पर सब बताया तो वो भी यही बोला कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा। मेरा भाई क्यों झूठ बोलेगा? उल्टा साहिल मुझ पर ही गुस्सा करने लगा। मुझे बहुत बेबसी महसूस हुई थी। अगली रात मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया
और मेरा जेठ समय से पहले मेरे कमरे में आ गया। उसने फिर से मुझे कंधों से छुआ तो मेरी आँख खुल गई। मैं एकदम उठकर बैठ गई। घड़ी में समय देखा तो मैं चौंक गई थी, क्योंकि आमिर मुझे समय से बहुत पहले जगा चुका था। मेरे देखने पर आमिर बोला कि मैं कल परेशान हो गया था, इसलिए आज मैं चेक करने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं। खैर, अभी सहरी का समय नहीं हुआ है। मैं आमिर की इस बात पर सब्र का घूंट भरकर रह गई थी। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी कि जरूर आमिर मुझे सहरी के लिए जगाने नहीं आया था, बल्कि वो मुझे देखने और मुझे छूने आया था। लेकिन उसके छूते ही मैं जाग गई थी और शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं जाग जाऊंगी। मैंने कहा कि अभी तो सहरी में 1 घंटा है, आप जाकर सो जाएं, मैं 1 घंटे बाद सहरी तैयार कर लूंगी। लेकिन मेरे जेठ ने कहा कि सहरी में अब ज़्यादा समय नहीं है। 1 घंटे का समय ऐसा नहीं होता कि अब दोबारा सोया जाए। अगर अब सो गया तो मेरी आँख नहीं खुलेगी। ऐसा करता हूँ, मैं यहीं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ। 1 घंटे के बाद अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। ये कहकर वो सोफे पर ही पसर गया। मैं उसकी इस हरकत पर हैरान रह गई थी। वो भला मेरे कमरे में कैसे सो सकता था। मैं फौरन बहाने से बाथरूम में बंद हो गई। आमिर बहुत देर तक दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन मैं बाथरूम से नहीं निकली। थक हार कर आमिर कमरे से चला गया था और उसके बाद ही मैं कमरे से निकली थी। मगर अब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मेरे जेठ की हरकतें अब दिन ब दिन मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थीं। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास ने साफ मना कर दिया कि अगर तुम अपने मायके चली गई तो यहाँ आमिर को रोज़ा कौन रखवाएगा, और ये तो बहुत ही अच्छा काम है जो तुम उसे सहरी करवाती हो और तुम्हारी वजह से वो रोजे रखता है। मैं कमज़ोर बूढ़ी औरत अब सुबह सवेरे जाकर किचन में खड़ी नहीं हो सकती। मैंने बेबसी से अपनी सास को देखा था। जिस आदमी की वजह से मैं घर से जाना चाहती थी, उसी की वजह से मुझे रुकना पड़ा। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मेरी शादी से पहले ये सब कैसे होता था। मैं पहले से जानती थी कि पिछले रमज़ानों में मेरी जेठानी इस घर में मौजूद थी, लेकिन अब वो नहीं थी तो मुझे ही सब करना था। जब मेरे मायके जाने वाली दाल न गली तो मैंने साहिल को फ़ोन लगा दिया और मैं जिद करने लगी, या तो वापस आ जाओ या मुझे भी अपने पास बुला लो। साहिल कहने लगा, नायमा परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहता, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बस ये 1 महीना मेरे बिना काट लो, ईद पर आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, वादा करता हूँ। लेकिन जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उन्होंने एक हंगामा डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने शादी से पहले ही साहिल से कह रखा था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बल्कि वो यहीं हिंदुस्तान में रहकर हम लोगों की सेवा करेगी और तुम बीच बीच में हिंदुस्तान के चक्कर लगाते रहना। और ये सुनकर साहिल भी खामोश हो गया था। हालांकि साहिल की अच्छी मोटी सैलरी थी, वो चाहता तो मुझे कनाडा ले जाकर अपने साथ रख सकता था और यहाँ काम के लिए कोई कामवाली लगा सकता था। साहिल ने मुझे प्यार से समझा दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी को समझा लूँगा। मैंने कहा, साहिल फिर अपने भाई को समझाएं कि वो सुबह सवेरे जाग कर मेरा काम न बढ़ाया करें। मेरी इस बात पर साहिल हैरत से बोला, लेकिन वो रोज़ा रखता है और उसे सुबह सुबह जागना पड़ता है, इसमें तुम्हारा काम कहाँ से बढ़ गया। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारा भाई कोई रोज़ा नहीं रखता। मेरी बात सुनकर साहिल को झटका लगा था। मैंने कुछ दिन पहले किचन में यही तो देखा था कि वो फ्रिज से फ्रूट निकाल कर खा रहा था और मैं उस दिन हक्का बक्का रह गई थी। उस दिन मुझे पता चला था कि मेरा जेठ रोज़ा ही नहीं रखता, वो सिर्फ सहरी के समय जगाकर मुझे परेशान करता है। सहरी के बहाने मुझे छूता है, मुझे गलत नज़र से देखता है। मैं अपने सास ससुर को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। और जब साहिल को ये बात मैंने बताई तो साहिल ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था, उल्टा मुझे डांटने लगा कि तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वो सुबह सवेरे अपनी नींद खराब करके तुम्हें जगाता है, सहरी का सामान लाकर देता है और तुम उस पर इल्ज़ाम लगाती हो। मैं परेशान हो गई। साहिल को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया था, बल्कि वो मेरी सोच पर अफसोस करने लगा। कहने लगा, मुझे अफसोस है तुम्हारी घटिया सोच पर कि तुम मेरे इतने अच्छे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ़ करता है, तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता है। खैर, मैं चुप हो गई थी। मेरे जेठ का कैरेक्टर उसके घर वालों की नज़र में बिल्कुल साफ था। मैं इस घर में नई थी, इसलिए मुझ पर विश्वास उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। खैर, मैं भी चुप हो गई। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने पति से माफ़ी मांगकर बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन मैंने साहिल को समझाया कि आप आमिर की शादी करवा दें। अगर उनकी पत्नी होगी तो वो अपनी पति को संभाल लेगी और सास ससुर का भी ख्याल रख लेगी। इस तरह हम दोनों भी साथ रह सकते हैं। साहिल को मेरी ये बात अच्छी लगी थी। उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि भाई की शादी कर दें। मेरे जेठ ने सुना तो वो चौंक गया था, लेकिन शादी का नाम सुनकर मेरे जेठ ने साफ कह दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उस दिन के बाद से तो मेरे जेठ की बेबाकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थीं।
मैं किचन में काम करती थी तो अपना दुपट्टा उतार कर किचन के गेट पर लटका देती थी। बिना दुपट्टे के ही मैं काम कर रही होती थी। एक दिन मेरा जेठ किचन में आ गया और मुझे घूर घूर कर देखने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई, वो पीछे से एकदम मेरे बहुत करीब आ गया और अपने हाथों से मेरे गालों को छूने लगा। मैं बिदक कर पीछे हुई थी तो वो हंसने लगा। कहने लगा, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारे गालों पर आटा लगा हुआ था, वही साफ कर रहा था। लेकिन मुझे पता था मेरे गालों पर आटा नहीं था। मैंने कहा, अब बाहर जाएं, मैंने काम करना है। लेकिन वो वहीं किचन में जमा रहा। कहने लगा, वैसे नाइमा एक बात तो मानना पड़ेगी, तुम्हारे गाल तो वाकई बहुत ही सॉफ्ट हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने मक्खन हाथ में ले लिया था। उसकी बात पर मैं गुस्से से लाल पीली हो गई थी। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, तुम्हें मेरी इस तरह से तारीफ करने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा, अभी के अभी किचन से बाहर निकलो। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैं कुछ हल ढूंढने ही वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था उससे पहले ही मेरे ऊपर कयामत टूटने वाली थी। मैं तो ये सोचकर खुद को बहला रही थी कि मेरे जेठ की शादी हो जाएगी तो उसका ध्यान मेरे ऊपर से हट जाएगा। एक दिन मुझे सहरी के लिए जगाने आया तो मैं उससे पहले जागी हुई थी, क्योंकि अब मैं अलार्म लगा कर रखती थी। वो मुझे जागता हुआ देखकर खामोशी से लौट गया था और मैं सुकून से किचन में चली गई। अब रोज ही ऐसा करती थी। मैं भले दिन में अपनी नींद पूरी कर लेती थी, लेकिन मैं रात को सोती भी नहीं थी। जब भी आमिर मुझे जगाने आता तो मैं जाग रही होती थी और वो कमरे के दरवाजे से ही वापस पलट जाता। अब मैं आमिर से लापरवाह रहना शुरू कर दिया था। उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। फटाफट आमिर को सहरी देती और अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे में आ जाती। मेरे सर से अब एक बोझ उतर गया था, क्योंकि अब मैं उसे ज़्यादा टाइम नहीं देती थी। उस दिन भी मैं सहरी करके अपने कमरे में थी कि तभी आमिर मेरे कमरे में चला आया। उसे अपने कमरे में देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि ये कोई समय नहीं था कि वो मेरे कमरे में आ जाता। लेकिन अभी मैं कुछ कहती इससे पहले ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था और उसकी इस हरकत ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने घबराकर पूछा, क्या चाहिए आपको, मेरे कमरे में क्यों आए हो? लेकिन उसकी आंखों में तो नशा उतरा हुआ था। कहने लगा, नाइमा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, क्या तुम्हारा दिल नहीं मचलता एक मर्द के लिए? तुम्हारा पति तो 7 समंदर पार बैठा है, तुम्हारे जज्बातों को ठंडा नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे जज्बात तुम्हें परेशान नहीं करते? साहिल को तो तुम्हारी कदर ही नहीं है, इतनी खूबसूरत पत्नी है, मगर वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है। एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, तुम्हारे सारे मचलते तड़पते जज्बातों को ठंडा कर दूंगा। ये कहते हुए आमिर मेरे बेहद करीब हो चुका था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने वहाँ से जाना चाहा, मगर आमिर ने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे साफ एहसास हो गया था कि आमिर बहुत ही गलत नीयत से मेरे पास आया है। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। उसने मुझे दबोच कर अपनी मजबूत बाहों में भर लिया था। मैं नाजुक सी लड़की उस हट्टे कट्टे मर्द के सामने कस मसाकर रह गई थी। मैंने चीखना चाहा तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो मेरी इज्जत को तार तार करके जा चुका था। मेरे ऊपर एक कयामत गुजर गई थी और मेरे सास ससुर को पता भी नहीं चला था। अब मैं पूरा दिन कमरे से नहीं निकली थी तो मेरी सास मेरे पास आई। मेरी ख़राब हालत देखकर पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मैंने कहा, आपका बेटा इस घर में मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, तब आपको मेरी पुकार सुनाई नहीं दी। मेरी सास मेरी इस बात पर हड़बड़ा सी गई थी और फिर मुझे ही बुरा भला कहने लगी, बहू पागल हो गई हो, आमिर तो रात को घर पर ही नहीं था, वो तो किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। तुम किसके साथ मुँह काला कर रही थी? मेरी सास मुझे झंझोड़ते हुए मुझसे सवाल करने लगी, जबकि सास की इस बात से मैं सदमे में चली गई थी। मेरा जेठ पूरे घर को पागल बना गया था। मैंने रोते हुए अपनी सास से कहा कि आमिर झूठ बोल रहा है, वो यहीं था, वो कहीं नहीं गया था, खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। रात भी मैं अपने बचाव में चीखी थी, मैंने आवाज़ें निकाली थी, लेकिन उसके बाद आमिर ने मेरा मुंह दबा दिया था। अगर उस समय मेरी चीख पर आप लोग मेरे कमरे में आ जाते तो आप खुद अपनी आंखों से देख लेते। और उसके बाद मेरी सास ने जो बात मुझे बताई, वो बात मुझे गुमसुम कर गई थी। कहने लगी, रात को ऐसी गहरी नींद आई कि आँख ही नहीं खुली। जरूर तुम्हारा ही किसी से चक्कर था, तुमने ही हमें ऐसी चीज़ खिलाई थी कि हम बेहोशी की नींद सो गए थे और तुम अपने यार के साथ रंगरलियां मनाती रहीं। और अब जब तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम इसका इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रही हो। मेरी सास रोने लगी। कहने लगी, मेरे दोनों बेटों की किस्मत ख़राब है, दोनों को ऐसी बद किरदार औरतें मिली हैं। मैं जो पहले ही गम से निढाल थी, उनके इल्ज़ाम पर और भी ज़्यादा ढह गई थी। मैं इस वक्त अपने किरदार की सफाई देने के काबिल भी नहीं थी। मैंने उसी समय अपने घर फ़ोन किया, रोते हुए अपने माँ बाप को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर
मेरे माँ बाप तड़प गए। उसी वक्त मेरे माँ बाप मुझे लेने पहुँच गए। मेरी सास और मेरे माँ बाप के बीच अच्छी खासी बहस भी हुई थी। मेरे सास ससुर मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे और मेरे दिल में जो जरा सी इज्जत उनके लिए बची हुई थी वो भी ख़त्म हो गई थी। मेरे माँ बाप अपनी गलती नहीं जान पाए थे। अगर पहले दिन वो मुझे समझा देते कि जेठ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो ये नौबत ही नहीं आती। ना मेरे सास ससुर मुझे मजबूर करते कि अपनी जेठ को रोज़ा रखवाऊँ। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई। घर पहुँचते ही मैंने साहिल को कॉल करके सब बताया तो वो बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम झूठ बोलती हो, झूठी मक्कार औरत हो तुम। मेरा भाई तो उस रात घर पर ही नहीं था। क्यों मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाती हो? जो सच है वो बता क्यों नहीं देती? उस रात तुम्हारे पास कौन आया था? साहिल के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं बेदम हो गई थी। मैंने उसी वक्त कॉल बंद कर दी और बुरी तरह से रोने लगी। कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। मैंने फिर भी ससुराल की हर जिम्मेदारी निभाई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा घर बसा रहे, मगर मुझे सिला क्या मिला? मैं अपनी इज्जत ही गंवा बैठी थी। मेरा जेठ बहुत ही चालबाजी से अपना काम कर गया था। अपने माँ बाप को दूसरे शहर जाने का बोलकर उन्हें नींद की दवाई देकर सुला चुका था। उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। मेरा रोना पीटना किसी को नजर नहीं आया था और ना ही मैं किसी को विश्वास दिला पाई थी। मैं अब उस घर में जाने को दोबारा तैयार नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि मुझे साहिल से तलाक करवाई जाए। मेरे माँ बाप भी परेशान हुए थे। ना वो मुझे दोबारा उस घर में भेज सकते थे और ना ही तलाक दिलवाना चाहते थे। मैं अब बीमार रहने लगी थी। वापस जाने की बात पर ही चीखने लगती थी। मेरी इस हालत को 1 महीना गुजर गया था। ससुराल वालों ने दोबारा लौट कर खबर तक नहीं ली थी, बल्कि जानने वालों से पता लगा था कि मेरी जेठ की बहुत ही सादगी से शादी हो गई थी। मेरा दिल दुख से भर गया था। मुझ पर जुल्म करने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश था और मैं लोगों के सवालों और नज़रों पर दिमागी मरीज बनती जा रही थी। मगर एक दिन साहिल अचानक ही मेरे घर आ गया। मैं साहिल से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने मेरा विश्वास नहीं किया था, बल्कि उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया कि एक बार साहिल से बात कर लो तो अच्छा है, तुम्हारा घर बस जाए। हम गरीब लोग थे, तलाक हो जाती तो मैं सारी उम्र माँ बाप के घर बैठी रह जाती। मैं मजबूरन साहिल से मिलने को तैयार हुई थी, वरना मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ गुस्सा था। लेकिन जैसे ही मैं साहिल से मिली और उसकी बात सुनी, मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। साहिल ने मुझे बताया कि पहले तो मैं भी मम्मी पापा की बात पर विश्वास ले आया था और तुम ही पर इल्ज़ाम डाल दिया था। लेकिन फिर मुझे तुम्हारी बातें याद आती थीं तो मुझे इशारों इशारों में आमिर भाई के बारे में बताती रहती थीं कि वो तुम्हें तंग करते हैं। मुझे भी अब कुछ कुछ आमिर भाई पर शक होने लगा था। और फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन करके जो बात बताई वो तुम्हारे हक में गवाही साबित हुई थी। मेरे दोस्त ने बताया कि इस रात जब आमिर भाई तुम्हारे कमरे से तुम्हें बर्बाद करके निकले थे, उसका हमारे घर के सामने वाले रोड पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मेरे दोस्त ने ही उसकी मरहम पट्टी कराई थी। मरहम पट्टी कराने के बाद वो दूसरे शहर चला गया था। मेरे दोस्त ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था और उसी ने मुझे ये बात बताई थी। उस दिन मुझे पता चला वाकई आमिर भाई उस दिन घर पर ही थे और सुबह के टाइम घर से निकले थे। साहिल अपने घर वालों को कुछ भी बताए बगैर मेरे पास आया था और मुझसे मिलकर माफ़ी मांगने लगा था। वो शर्मिंदा थी। उसकी बेखबरी और लापरवाही की वजह से मैं इतने बड़े हादसे से गुजरी थी। मैं रोने लगी। मैंने कह दिया भले ही सच साबित हो चुका है, लेकिन अब मैं उस घर में जाने को तैयार नहीं हूँ। साहिल ने भी मुझे उस घर में दोबारा जाने की जिद नहीं की थी, बल्कि मेरे पेपर बनवाकर मुझे अपने साथ कनाडा ले गया। मैं कुछ समय के बाद संभलने लगी थी। साहिल ने मेरा बहुत ख्याल रखा और दोबारा कभी मुझे उदास नहीं होने दिया। मेरे जेठ को भी खुदा ने सजा दी थी। एक दिन साहिल को हिंदुस्तान से फ़ोन आया कि उसके माँ बाप ने रोते हुए बताया कि आमिर ने अपना घर का हिस्सा अलग करवाया था और हमसे अलग होकर रहने लगा था। एक दिन वो लोग आमिर से मिलने उनके घर गए तो देखा घर खाली था और बहू गायब थी। कमरे में गए तो वो चीख पड़े थे क्योंकि आमिर की लाश कमरे में पड़ी थी। ये सब किया धरा मेरी नई जेठानी का था। वो पैसे लेकर भाग गई थी और आमिर को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सब सुनकर मैं खुदा के इंसाफ पर रो पड़ी थी। मेरे सास ससुर उदास थे और मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगे। मैंने खुलकर अपने सास ससुर को माफ़ कर दिया क्योंकि मुझ पर जुल्म करने वाला अपने अंजाम को पहुंच चुका था और मुझे किसी और से कोई गिला नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।